बेटा हमने कल स्पेकुलेशन की मार्क की थी और समझाई भी थी मैंने आप लोगों को वेपर प्रेशर की। मैं आज दोबारा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मिनट बेटा। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा बेटे, कल हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक लिक्विड है, वो वैसे तो वेपोराइज होता रहता है, लेकिन अगर हम उसका ऊपर क्लोज कर दें तो पानी की जो जो लिक्विड के वेपर्स हैं एवापोरेट एस्केप नहीं कर सकते वहां से, और वो वहां पे जमा होना शुरू हो जाते हैं। बेटा 25 मिनट क्लास होगी ये वाली, 55 पे खत्म होगी, 10:55 पे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब बेटा वेपर जहाँ पे कमुलेट होते हैं तो स्टार्ट में क्या हो रहा है, ओहो, स्टार्ट में एवापोरेशन हो रही है ज्यादा, और थोड़ी देर के बाद लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, वो दोबारा मिलकर लिक्विड बनाना शुरू हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है बेटा जब जितने मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंस बैक हो रहे होते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आ गया है, एक बैलेंस आ गया है कि मॉलिक्यूल्स विच आर एवापोरेटिंग और मॉलिक्यूल्स जो कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड में आ रहे हैं, तो दोनों में एक बैलेंस हो जाता है। इस स्टेज पर, इस टाइम पर जो वेपर्स का प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होता है उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। इसको कल हमने मार्क किया था बेटा कि द प्रेशर the pressure exerted by the vapors of liquid at equilibrium with liquid at a particular temperature, कि जब वेपर्स जो एवापोरेट हो रहे हो वो लिक्विड ड्रॉप्स जो कमिंग बैक हैं, जो वापस कंडेंस होके आ रहे हैं लिक्विड में, उनके साथ जब उसका इक्विलिब्रियम आ जाए तो इस स्टेज पर वेपर्स जो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे एट द वॉल्स ऑफ दैट कंटेनर, एट द वॉल्स ऑफ दैट गिलास और बीकर जो भी होगा, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर से, डिफाइन इक्विलिब्रियम। बेटा एवापोरेशन सारा मार्क करना था। बुक का पेज नंबर बेटे 86, 85, 85 के एंड पे बेटा, पेपर प्रेशर अली गाजी पेज 85। हफ्सा बेटे एवापोरेशन सारा था कल जो पढ़ाया था, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं था, और हेडिंग्स मैंने बना कर दी थी आप लोगों को। आप प्रीवियस लेक्चर को यूट्यूब से जाके देखकर उसको मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखे बेटा, डिफाइन डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि डिफाइन इक्विलिब्रियम आ जाए या डिफाइन डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाए, तो उसमें ये वाला लाइंस लिखेंगे बेटा, ये बॉक्स मैंने किया है कि द इक्विलिब्रियम इज द स्टेट व्हेन रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू ईच अदर। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स बेटा एवापोरेट हो रहे हैं उसे कहते हैं रेट ऑफ वेपोराइजेशन, कि किस स्पीड से मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो रहे हैं, और किस स्पीड से मॉलिक्यूल वापस आ रहे हैं, दैट इज रेट ऑफ कंडेंसेशन। जब दोनों बराबर हो जाए, इट मींस अगर 10 मॉलिक्यूल एवापोरेट हो रहे हो तो ऊपर से 10 वेपर्स दोबारा
कंडेंस होके लिक्विड में आ जाए तो दोनों में अब क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। तो इस स्टेज को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे ये इक्वेशन लिखेंगे कि लिक्विड जो है बेटा वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में, इसे कहते हैं वेपोराइजेशन। और वेपर्स दोबारा कंडेंस होकर क्या बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं। इसको ऐसे इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम आपने सारा लिखना है ऐसे। अब बेटा नीचे वाले पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन बेटा, from the open surface of a liquid molecules evaporate and mix up with the air। कि जब ओपन सरफेस होती है बेटा, एक मिनट मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूं बेटा। हेडिंग यहाँ पर आपने दी बेटा एक्सप्लेनेशन की। फ्रॉम ओपन सरफेस ऑफ अ लिक्विड मॉलिक्यूल्स एवापोरेट एंड मिक्स अप विद द एयर। अगर कोई भी बर्तन में पानी पड़ा है और उसके ऊपर हमने ढका हुआ नहीं है, वो ओपन सरफेस है, तो जितने भी पानी के वेपर्स बनेंगे वो कहाँ चले जाएंगे, एयर में शामिल हो जाएंगे, एनवायरमेंट में शामिल हो जाएंगे। बट व्हेन वी क्लोज अ सिस्टम, अगर हम उस सिस्टम को क्लोज कर दें, the evaporated molecule start gathering over a liquid surface। के ये हमारे पास एक सिस्टम था, इसके अंदर लिक्विड मौजूद है, हमने इसको क्या कर दिया बेटे, क्लोज कर दिया। अब जो है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एस्केप नहीं हो सकते, वो यहां पर गैदर होना शुरू हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा वानिया बेटे देखिए ना, अभी स्टार्ट में एक वेपर है, दो वेपर है, थोड़ी देर के बाद वेपर्स बढ़ते जाते हैं। तो हम उस किसी भी स्टेज पर उसको वेपर प्रेशर का नाम इसीलिए नहीं देते क्योंकि स्टार्ट में तो कम वेपर्स हैं तो प्रेशर कम होगा, थोड़ी देर के बाद वेपर्स बढ़ते जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। लेकिन कोई खास इसमें फिक्स स्टेज नहीं आती। अगर लेकिन बेटा कुछ टाइम के बाद जब ये दोबारा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इसमें आने लग जाते हैं, कंडेंस होने लग जाते हैं, तो एक ऐसा टाइम आ जाता है कि जब जितने मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो रहे हो उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे होते हैं। तो इस स्टेज पर ओवरऑल यहाँ पे जो ऊपर नंबर ऑफ वेपर्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। मतलब एक अगर यहाँ पे 15 मॉलिक्यूल मौजूद है, उसके बाद 5 अगर नीचे से वेपोराइज होके आते हैं तो 5 दोबारा कंडेंस हो जाएंगे। तो इस स्टेज पर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वेपर्स मौजूद होंगे और उनका जो प्रेशर होगा उसे हम नाम दे देते हैं फिर वेपर प्रेशर का। मीरब अब ठीक है बेटा, साउंड ठीक है अब। तो इनिशियली इसको गौर से बेटा इसको जरा अंडरस्टैंड करें ना, मैं रीड कर रहा हूं फिर आपको समझ आ जाएगी, अगर कोई कंफ्यूजन होगी भी सही तो। इनिशियली the vapors condense slowly to return to liquid। स्टार्ट में वेपर्स कंडेंस आहिस्ता होते हैं क्योंकि थे ही थोड़े, स्टार्ट में तो 8-10 मॉलिक्यूल अगर वेपर्स में मौजूद है तो उनकी कंडेंसेशन की रेट या उनकी कंडेंसेशन की स्पीड कम होगी। आफ्टर सम टाइम कंडेंसेशन प्रोसेस इंक्रीजेस, आहिस्ता आहिस्ता कंडेंसेशन प्रोसेस इंक्रीज होता जाएगा। एंड a stage reaches when the rate of evaporation becomes equal to rate of condensation। कि एक ऐसा टाइम आता है जब कंडेंसेशन की स्पीड और एवापोरेशन की स्पीड दोनों इक्वल हो जाते हैं। मेरा बेटा सारा मार्क करना है, ये सारा पैराग्राफ, इसमें एवापोरेशन में कोई एक लफ्ज भी छोड़ने वाला नहीं है, स्टार्ट से लेकर आखिर तक सारा लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है बेटा। अच्छा यहां तक हमने भी रीड कर लिया था बेटे। At this stage the number of molecules evaporating will be equal to number of molecules coming back। कि जितने मॉलिक्यूल्स बेटा अगर ये लिक्विड है तो जितने मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो रहे होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स दोबारा कंडेंस हो रहे होते हैं। तो एट दिस स्टेज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवापोरेटिंग विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग बैक।
सो दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसे क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हमने पीछे मार्क भी कर दी थी कि वो टाइम जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाए उसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब बेटा ये तो थी इसकी एक्सप्लेनेशन। अब इसके हमने फैक्टर्स डिस्कस करने के, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं। व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे चलते हैं बेटा। पहला फैक्टर है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आपकी स्क्रीन पे शो है, मैंने पानी का एक मॉलिक्यूल बनाया है। ये पानी का एक और मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल आ गया। देखिए इसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। ये पोलर मॉलिक्यूल की बात हो रही है बेटा। ये तीसरा मॉलिक्यूल आ गया बेटा। ये इनके दरमियान क्या है, मैंने ब्लैक डॉट से इंडिकेट किए हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी कि ये तीनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सपोज बेटा ये पानी एक बर्तन में मौजूद है, किसी बीकर में मौजूद है, और इसको हमने क्लोज किया हुआ है। दूसरी तरफ एक और हम बनाते हैं बीकर, जिसमें हमने पेट्रोल लिया है या हमने कोई ऐसा लिक्विड लिया है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। ये पेट्रोल का एक मॉलिक्यूल, ये पेट्रोल का दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये चौथा मॉलिक्यूल, ये पेट्रोल के कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए बेटा। उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। किसके वेपर्स इजी बनेंगे? किसके वेपर्स इजी बनेंगे? इन केस ऑफ ए और इन केस ऑफ बी। जी वानिया ठीक है, शायद नहीं बेटा, कंपल्स जरूर बिल्कुल। नुमान ठीक बताया, हुमैरा ने ठीक बताया। अब अली गाजी ने सही नहीं बताया क्योंकि अली गाजी ने पिछले लेक्चर्स मेरे ख्याल में नहीं लिए हुए। बेटा देखें, वेपर्स बनने का मतलब है एक मॉलिक्यूल यहां से निकल के बाहर चला जाए, यहां से एस्केप हो जाए। अब इस मॉलिक्यूल को अगर आप गौर से देखें तो इस मॉलिक्यूल्स के साथ क्या मौजूद है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ जो बाकी मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका यहां से निकलना मुश्किल है। अगर आप पेट्रोल की तरफ देखें, जो दूसरी तरफ हमने बी केस बनाया है, तो किसी भी मॉलिक्यूल की किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन नहीं है, नो अट्रैक्शन। तो उसका यहां से निकलना क्या है बेटा? इजी है। तो अगर वो बेटा सब्सटेंसेस या वो लिक्विड्स जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, उनके वेपर्स मुश्किल से बनेंगे, और वो लिक्विड्स जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगी, उनके वेपर्स इजीली बनेंगे। तो इसी बात को हम अब बुक पे जाके बेटा ये समझ आ गई है जो मैंने अभी आपको बोल के बताया है। मैंने वो लेक्चर वानी अपलोड कर दिया यूट्यूब पर, कल का लेक्चर। तो पहला बेटा फैक्टर देखेंगे, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड देखें बेटा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला है बेटा नेचर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। पोलर लिक्विड हैव लो वेपर प्रेशर। अब पोलर लिक्विड ऐसे होते हैं बेटा, जैसे हमने पानी की एग्जांपल दी थी कि H2O में पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं। तो यहां पर ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या रखता है बेटा? अट्रैक्शन डेवलप करता है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। तो ये बात कि पोलर लिक्विड्स हैव लो वेपर प्रेशर देन नॉन पोलर लिक्विड्स एट सेम टेम्परेचर। अगर दो लिक्विड्स को सेम टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो जो पोलर लिक्विड होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, बिकॉज उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है और उसके वेपर्स बनना मुश्किल है। जबकि नॉन पोलर जो है बेटा, जैसे हमने पेट्रोल की बात की थी कि पेट्रोल पेट्रोल में क्या होता है बेटा कि मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं होती, नॉन पोलर है, कहीं पर पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स ही नहीं है, तो उनके वेपर्स इजीली बनते हैं। तो जिसके वेपर्स इजीली बनेंगे उसके वेपर्स ज्यादा होंगे, और जिसके वेपर्स मुश्किल से बनते हैं उसके वेपर्स कम होंगे।
तो जितने वेपर ज्यादा होंगे उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो नॉन जो पोलर होते हैं बेटा, जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होती हैं उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। एंड polar liquids have low vapor pressure than non-polar liquids at same temperature. This is because of strong intermolecular forces between the polar molecules of liquid. For example, water has less vapor pressure than that of alcohol at same temperature. कि पानी का जो बेटा वेपर प्रेशर है वो कम है अल्कोहल की निस्बत। क्यों? क्योंकि पानी के बेटा मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। पेट्रोल इज नॉन पोलर, अल्कोहल इज आल्सो नॉन पोलर। सेकेंड है बेटा, ये सारा मार्क करना है, लिक्विड नेचर ऑफ लिक्विड भी सारा मार्क करना है बेटा। अब दूसरा बेटा हम एक और हमारे पास लिक्विड है और वो ऊपर से क्लोज है। और ये उसके लिक्विड के मॉलिक्यूल है। सेकंड केस हमारे पास ऐसा है, ये उसके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब हम डिस्कस करें बेटा साइज को। किस लिक्विड के वेपर्स आसानी से बनेंगे? जी बेटा ठीक है, ईमान, मरियम, हुजैफा ठीक बता रहे हैं, बाकी बच्चे भी। देखिए ना, जितने मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल होगा वो आसानी से ऊपर उड़ के जा सकता है। और जिस मॉलिक्यूल जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैवी हैं वो ऊपर एवापोरेट कैसे होके जाएंगे? उनका उड़ के जाना, एवापोरेट होना मुश्किल है बेटा, क्योंकि उन वजन ज्यादा है, वो हैवियर है। तो जो मॉलिक्यूल्स लाइट होते हैं उनका उड़ के जाना आसान है। ऐसे समझ ले, एक मोटा बंदा और एक पतला बंदा हो, तो कौन सा ऊपर आसानी से उड़ के जा सकता है? तो जितना पतला होगा, जितना उसका वजन कम होगा, जितना उसका साइज स्मॉल होगा, वो आसानी से एवापोरेट होगा। और जिनका साइज हैवी होता है उनका एवापोरेट होना मुश्किल होता है। तो जिनका एवापोरेट होना मुश्किल है उनके वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर्स का प्रेशर भी कम होगा। मोस्टली बच्चों को समझ आ गई है, वानिया को कंफ्यूजन है अभी? देखिए बेटा, स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स कैन इजीली एवापोरेट देन बिग साइज्ड मॉलिक्यूल। तो जितना साइज स्मॉल होगा वो मॉलिक्यूल आसानी से एवापोरेट कर सकेंगे। कॉमन सेंस इसमें इस्तेमाल हो रही है बेटा। स्मॉल साइज मॉलिक्यूल लिक्विड एक्सर्ट मोर प्रेशर। तो जब स्मॉल साइज वाले जब वेपर ज्यादा बनेंगे तो उनका प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। एक तरफ एक मॉलिक्यूल एवापोरेट हो रहा है, दूसरी तरफ 40-50 मॉलिक्यूल एवापोरेट होके जा रहे हैं, तो उनका फिर वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। जितने वेपर ज्यादा होंगे उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल याद रखेंगे बेटा, हेक्सेन हैज अ स्मॉल साइज मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू डिकेन। हेक्सेन के अंदर बेटा लफ्ज याद रखेंगे, हेक्सा होता है, हेक्सागोन, 6 कॉर्नर वाला। तो हेक्सा से लफ्ज याद रखेंगे हेक्सेन, इसके अंदर 6 कार्बन है। और दूसरी तरफ है बेटा डेकेन, डेकेन के अंदर 10 कार्बन है। तो डिकेन का साइज ज्यादा है और हेक्सेन का साइज स्मॉल है, तो इसीलिए हेक्सेन एवापोरेट रैपिडली एंड एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर। अगर आपको फार्मूले याद ना हो तो बेशक नाम लिख लें कि हेक्सेन हैज अ स्मॉल साइज मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू डिकेन, देयरफॉर यहां पे हेक्सेन लिख लेंगे बेटा फिर। देयरफॉर हेक्सेन एवापोरेट रैपिडली एंड एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर देन डिकेन। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना, डिफाइन वेपर प्रेशर, डिफाइन वेपर प्रेशर ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड, या राइट अ नोट ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। तो एवापोरेशन को डिफाइन करेंगे और ये उसके फैक्टर्स लिखेंगे सारे। लास्ट है बेटा टेम्परेचर। अब सिंपल सी बात है बेटा, आपको पता है वेपर्स कम टेम्परेचर पे ज्यादा बनते हैं या हाई टेम्परेचर पे? वेपर्स लो टेम्परेचर पे ज्यादा बनते हैं या हाई टेम्परेचर पे?
डायग्राम बेटा नहीं बनानी, हुजैफा डायग्राम नहीं बनानी। मैं बेटा देखता हूँ कोई एग्जाम्पल, फिर आपको बताता हूँ। मरिया मैं बताता हूँ, चेक करके बताता हूँ। अभी एट सच कोई एग्जांपल माइंड में नहीं आ रही। अच्छा बेटे देखें तो एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज हायर देन एट लो टेम्परेचर। एट एलिवेटेड टेम्परेचर का मतलब होता है एट हाई टेम्परेचर the kinetic energy of molecule increases enough to enable them to vaporize and exert pressure। तो जितना बेटा हाई टेम्परेचर होगा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतना फिर उनके वेपर ज्यादा बनेंगे, जब वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर्स का प्रेशर भी ज्यादा होगा। ओके बेटो, क्लियर है बेटा टॉपिक? जी बेटा, तो हाई टेम्परेचर पे एवापोरेशन ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, लो टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कम होगा। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा 1 मिनट में चेक करके बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक शामिल थे आपके टेस्ट में। जस्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन है आज बेटा, 25 मार्क्स का मैंने पेपर बनाया है बेटा। जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है ना उसमें एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है बेटा, कि हाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटेलिक बॉन्ड सारा करना है बेटा। ये बेटा पेज नंबर 74 पे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। और उसके बाद बेटा आ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ये जो आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है, कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और मेटल्स की प्रॉपर्टीज। मेटल्स की प्रॉपर्टीज, आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। जी नुमान, कहां पर कंफ्यूजन है? बेटा बेटा नेचर ऑफ लिक्विड में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना। देखिए, दो तरह के लिक्विड हो सकते हैं, एक हो सकते हैं पोलर लिक्विड और एक नॉन पोलर लिक्विड। अब आपको बेटा मालूम है कि पोलर लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं क्योंकि उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स मौजूद होते हैं बेटा। ये स्क्रीन पे अभी भी शो है, एक तरफ अ, एक तरफ बेटा मौजूद है पानी और दूसरी तरफ है पेट्रोल। अब लिक्विड जहां जो पोलर लिक्विड है बेटा, वो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है। जब बेटा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं तो उनका वेपर्स मुश्किल से बनेंगे। हमने उसकी वेप उनकी इंटर एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है उसको ब्रेक करेंगे, तब वो मॉलिक्यूल एवापोरेट होगा। जबकि नॉन पोलर में देखें तो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन बिल्कुल है ही नहीं, थोड़ी सी एनर्जी भी मिलेगी तो मॉलिक्यूल एवापोरेट होने लग जाएंगे। तो इससे हमें ये माइंड में आता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रांग होंगी तो वेपर्स मुश्किल से बनेंगे। तो पोलर लिक्विड्स के वेपर्स डिफिकल्टी से बनते हैं और नॉन पोलर लिक्विड्स के वेपर्स इजीली बनते हैं। तो जिनके वेपर्स इजीली बनते हैं इट मींस उनके वेपर्स ज्यादा बनेंगे, जब वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो वेपर्स का प्रेशर भी ज्यादा होगा। आप बताएं नुमान, कुछ हुआ क्लियर? अगर आप भी समझ ना आ रही हो ना बेटा, अच्छा अगर पेट्रोल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती तो वो कंपाउंड की फॉर्म में कैसे रहता है बेटा?
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम एक कह रहे हैं कि बिल्कुल जीरो होना, एक है बिल्कुल वीक होना। अब उसमें पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कुछ होती हैं, डाइपोल टाइपोल फोर्सेस होती हैं। लंदन, वो मैंने आपको बताया था, एक डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, तो उनके दरमियान थोड़ी बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, लेकिन पोलर की निस्बत बहुत कम होती हैं। हम उनको पोलर से जब कंपेयर करते हैं तो वो बहुत वीक होती हैं, लेकिन गैसेस की निस्बत ज्यादा होती हैं। लेकिन फिर भी देखें तो पेट्रोल को थोड़ी देर हवा में खुला रखो तो उड़ के चला जाता है, एवापोरेट हो जाता है, यानी कि वो थोड़ी सी एनर्जी भी अब्सॉर्ब करता है, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर हो जाते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि पेट्रोल के या नॉन पोलर्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो गैसेस की निस्बत स्ट्रांग होती हैं और पोलर लिक्विड की निस्बत वीक होती हैं। ओके बच्चों, ठीक है बेटो, आप लोग अब अपनी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करेंगे बेटा। अगर यहाँ पर फिर भी कोई कंफ्यूजन अगर होती है, मैं एक एग्जांपल मरियम बेटा वो मैं कल इंशाल्लाह कल सर्च करके आप लोगों को बता दूंगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कल क्लास के स्टार्ट में पूछ सकते हैं बेटा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।